अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको मेरी तरफ से, स्टार साहब की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और अभी जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा था तो उससे पहले मैं स्टार साहब से ये अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान शायद दुनिया के उन चंद मुल्कों के अंदर है जिसका माजी हाल से ज़्यादा बेहतर है, इखलाकियात के लिहाज से, आइनी लिहाज से, माशी लिहाज से और सोसाइटी के लिहाज से। हमने बहुत तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इखलाकियात को जो ज़वाल है वो हैरान कुन है। मसलन जनरल गुल हसन साहब होते थे एक, और ये लास्ट कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के, क्योंकि उस वक्त दो कमांड्स होती थी, एक मशरक़ी पाकिस्तान की कमांड थी और एक मगरबी पाकिस्तान की कमांड थी, और ये लास्ट उसके कमांडर इन चीफ थे। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये चले गए और इनका टन्योर ख़त्म हो गया या फिर इनको फ़ारग कर दिया गया। तो आखिर में मेरी इनके साथ मुलाकातें बहुत ज़्यादा होती थी। तो आल्ट्री मेस था यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर, स्टार साहब ये वहाँ पे रहते थे। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि आर्मी चीफ थे ये पाकिस्तान के, ये मेस के अंदर रहते थे, दो कमरे थे इनके पास, एक के अंदर किताबें होती थी, दूसरे के अंदर ये लोगों से मिलते थे या इनका बेड लगा हुआ था वहाँ पर। और आखिर में इनके पास जब ये फोत हुए तो अपने ड्राइवर के पास ये 2,500 रुपये रख गए थे और उसी से उनकी तदफीन हुई और इनका जो जनाजा था वो भी आल्ट्री मेस के अंदर हुआ। और इनकी जो गाड़ी बलिनो गाड़ी थी 3 लाख रुपए में फ़रोख्त हुई, उसमें से आधे पैसे इनके बेटे को भेज दिए जो ऑस्ट्रियन वाइफ से था, और जो बाकी 1.5 लाख रुपए बचा उसमें से आधे पैसे ड्राइवर को दे दिए और आधे ईदी फाउंडेशन को दे दिए गए। अब ये जो जनरल गुल हसन साहब थे ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एडीसी थे। शुरू में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बना तो उस वक्त दो उनके एडीसी थे, एक जनरल गुल हसन थे और दूसरे ये जो मियाँ रज़ा रुबानी साहब नहीं, ये जो सेनेटर हैं और जो चेयरमैन है सेनेट के, इनके वालिद थे मियाँ अतार रुबानी साहब। वो एयरफोर्स के ऑफिसर थे और बल्कि वो इन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 7 अगस्त को 1947 को दिल्ली से लेके भी यहाँ पे आए थे, और वो पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर भी थे मियाँ अतार रुबानी साहब। ये दोनों उनके एडीसी होते थे। तो जनरल गुल हसन साहब के साथ मेरी बड़ी मुलाकातें रही उन ज़माने में। तो जनरल साहब जो थे वो अपने पुराने किस्से बताया करते। तो एक किस्सा उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बताया जिसका हम ये कह सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा पाकिस्तान चाहते थे। वो कहते थे जी रोज़ाना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शाम के वक्त वाक किया करते थे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ। तो हम लोग वहाँ से जो आजकल गवर्नर हाउस है वहाँ से निकलते थे, उस वक्त गवर्नर जनरल हाउस था, तो मलीर की तरफ हम जाते होते थे। उन्होंने कहा जी एक उनके पास गाड़ी होती थी, एक उनके साथ गाड़ी होती थी सिक्योरिटी की, जिसका जो इंचार्ज था वो डीएसपी था और वो भी पारसी था। और बल्कि उन्होंने कहा जी एक मरतबा हमने कहा कि ये पारसी है तो थोड़ा सा लोग माइंड करते हैं तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो कायदे ने कहा खबरदार अगर आपने इसको बदला, ये पारसी है, ये हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, हम कम पाकिस्तानी, ये हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल तक जो था वो पारसी डीएसपी उनका सिक्योरिटी चीफ रहा। तो अब वो जनरल गुल हसन साहब ने बताया कि एक बार मैं उनको लेके जा रहा था तो सामने जो मलीर कैंट का वहाँ सामने से ट्रैक गुजरता है, वहाँ पे फाटक बंद हो गया। जब कायद-ए-आज़म की गाड़ी पहुँची वहाँ पे तो फाटक बंद हो गया। कहने लगा, मैं आगे बैठा हुआ तो ड्राइवर के साथ, मैं फ़ौरन उतरा और दौड़ के जाके ना जो फाटक वाला था उसके कान में कहा कि सामने कायद-ए-आज़म है, कायद-ए-आज़म है, कायद-ए-आज़म। तो कहने लगा वो एकदम परेशान हो गया, परेशान होकर उसने गेट खोल दिया। गेट जब खोल दिया तो मैं फौरी तौर पे वापस आया और जब मैं ड्राइवर के साथ बैठा तो मैंने देखा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का चेहरा सुर्ख था गुस्से से। तो मुझे महसूस हुआ कि वो माइंड कर गया। तो मैंने कहा सर मैंने इसलिए खुलवाया कि ये गाड़ी आने में बड़ा टाइम है, 10-15 मिनट हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया इस पाकिस्तान के साथ। अगर आज ये फाटक मेरे लिए खुलेगा तो पूरी ज़िंदगी जो हेड ऑफ़ स्टेट्स होंगे उनके लिए फाटक खुलते रहें। फौरी तौर पर उतरो, फाटक वाले से माफ़ी मांगो और इसको बंद करवा के आओ। कहते जी मुझे अजीब सा लगा, मैं गया और जाके मैंने उससे कहा कि कायद-ए-आज़म माइंड कर गया। उन्होंने कहा फ़ौरन बंद करो, तो उसने फ़ौरन फाटक बंद कर दिया। उन्होंने कहा 17-18 मिनट है, उसके बाद वो ट्रेन आई, ट्रेन गुजरी, उसके बाद फिर फाटक खुला, फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी साइड पे गए। इस टाइप का पाकिस्तान था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे। फिर जनरल गुल हसन साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया। कहने लगे एक मरतबा इस तरह हुआ कि मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जा रहा था, तो हम लोग जो इस वक्त आर्मी चीफ हाउस है उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर हाउस होता था, वहाँ से निकले और ये जो फ़ातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है ना यहाँ पे ऑफिस होता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता। तो उससे पहले ये प्रेसिडेंट ऑफिस था, अयूब खान साहब का वही ऑफिस था। कल जब हम जा रहे थे तो मुझसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि कोई वाक़या सुनाओ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो मैंने ये सुनाया। जब मैंने सुनाया तो उस वक्त एन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की गाड़ी थी वो रेड सिग्नल के ऊपर से गुजर रही थी, यानी रेड सिग्नल जो थे प्राइम मिनिस्टर के लिए खुले हुए थे
और बाकी सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुए हुए थे, बंद हुए हुए थे। और उससे गुजर के मैंने ये सारा वाक़या सुनाया और उस तरफ भुट्टो साहब ने सुरख सिग्नल की तरफ देखा, उसके बाद मुस्कुराए और चल पड़े। ये बताएं कि जनरल गुल हसन की वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बनी नहीं थी? नहीं, उन्होंने उनको फारग कर दिया था जनरल गुल हसन को, और बल्कि उनके साथ एयर चीफ भी थे, दोनों को फारग करके उनको एम्बेसडर बना के उनकी आपस में मसला था। लेकिन कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये मुकम्मल कर लेता हूँ। उसमें यह था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक इस पाकिस्तान के अंदर किसी हेड ऑफ स्टेट्स के लिए रेड सिग्नल जो थे ऑफ नहीं होते थे, और हर शख्स की गाड़ी रेड सिग्नल पे रुकती थी और उसके बाद चलता था। सिर्फ एक गाड़ी होती थी पाकिस्तान के अंदर जिसे सुर्ख इशारे पे नहीं रोका जाता था। वो गाड़ी कौन सी थी वो मैं एंड पे बताऊंगा नाज़रीन को, क्योंकि ये सरप्राइज थोड़ा सा रहना चाहिए। सिर्फ एक गाड़ी पूरे पाकिस्तान के अंदर होती थी जो रेड सिग्नल पर रुकती नहीं थी, बाकी इसके अलावा हर शख्स की गाड़ी रुकती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था। उसके बाद ये रवाज बन गया कि जो हेड ऑफ स्टेट्स होगा, या अब तो मिनिस्टर्स भी होते हैं, अब तो मेयर भी होते हैं, उनके लिए भी सारे सिग्नल जो बंद कर दिए जाते हैं और उनकी गाड़ियाँ शाँ करके गुजरती रहती हैं। तो ये ट्रेजेडी है पाकिस्तान की कि हम माजी में जाते जाते हैं तो अच्छा पाकिस्तान आपको मिलता है जिसके अंदर इखलाकियात है, रवायात है, कानून है। अपना एक साहब बता रहे थे ना कि फैसले नहीं सही होते हैं, तो अब तो उस जहाँ फैसले होते हैं जिसकी लोग उम्मीद करते हैं, तो जो फैसले करने वाले होते हैं उनके लिए भी वही चीज़ आ गई है। हाँ, अब वो भी चाहते हैं कि जनाब कोई सिग्नल ना हो, सिग्नल फ्री रूट हो, और अगर दूसरी तरफ से मुखालिफ सिमत से आने वाले लोगों को रोक भी दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। यहाँ पे लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, गाड़ियों के अंदर पैदा होते रहे, मरीज मर जाते हैं इस तरह। इतनी सिक्योरिटी के नाम पे जो प्रोटोकॉल दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर जिंदा होते तो देख के मुझे लगता है उनको बहुत अफसोस होता कि ये मैं किस किस्म का पाकिस्तान बना गया जिसके अंदर रवायात ही कायदे। अच्छा, एक और गुल हसन साहब ने बात यार, एक तो आप गुल हसन साहब ने अच्छा, वैसे जनरल गुल हसन साहब ने एक और बड़ी मजे की बात, उन्होंने कहा जब फर्स्ट कैबिनेट का इजलास था ना ये, उसके अंदर कहने लगा, मैंने कायदे से पूछा कि यहाँ पे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके लिए चाय रखी जाए या कॉफ़ी रखी जाए, तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा क्या चाय और कॉफ़ी का क्या मतलब, क्या ये लोग घर से चाय और कॉफ़ी नहीं पी के आएंगे, या इनके घर ये बंदोबस्त नहीं है कि ये आके यहाँ कैबिनेट के इजलास में पिएंगे। तो मैंने कहा जी वो रवायत है। उसने कहा ये अजीब सी रवायत है कि सरकारी ख़जाने से आपने चाय पीनी, सरकारी ख़जाने से आपने कॉफ़ी पीनी है, सरकारी ख़जाने से आपने खाना खाना है, तो ये तो रवायत नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होगा। लेकिन आज उसी कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट देख लें, प्रेसिडेंट हाउस का बजट देख लें, चीफ मिनिस्टर हाउसेस के बजट देख लें, हर सरकारी दफ्तर का एक इंटरटेनमेंट बजट है, और उसके अंदर ना सिर्फ खाने खाए जाते हैं, चाय पी जाती है, कॉफ़ी पी जाती है, उस पर ट्रैवल किया जाता है, उसकी गाड़ियों के खर्चे देख लें। मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया, उसकी वजह होगी ये जो आपने बताया ना, तो मैंने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की थी इसी तरह के ओहदे रखने वाले, पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन ओहदे नहीं होते, कलीदी ओहदे जिनको कहा जाता है, वहाँ महंगे तरीन अंगूर खाए गए। वो अंगूर इस तरह के थे कि जो मैं सोच में पड़ जाता था कि इतना महंगा अंगूर तो मैंने कभी सुना नहीं है, तो ये खाता है। इसी तरह की और चीज़ें होती थी जिसमें ये नोटिस में आनी शुरू हो गई बात कि यार इतने महंगे, मैं तो रिपोर्ट कर देता था, मेरी रिपोर्ट चलती भी बड़ी थी। बाद में किसी ब्यूरोक्रेट ने मुझे कहा, उन्होंने कहा खान साहब आप कह रहे हैं ना अंगूर इतना महंगा पाकिस्तान में नहीं होता, मैं भी आपके साथ हूँ। कहता हम महंगा कर देते हैं, जो डॉक्यूमेंट में नहीं बात आती कि ये खर्चा बढ़ गया, फलाना बढ़ गया, कहता वो हम जैसे लोग आप ज़मज़म से धोए हुए अंगूर। तो ये उसमें बात। अब इसी तरह ना कायदे-ए-आज़म का एक और वाक़या मैं मदद चाहता हूँ। वाक़या ये है कि ज़ियारत में जब वो बीमार थे ना, तो एक उनके पास एक नर्स थी जो क्रिश्चियन नर्स थी, और उसका ताल्लुक पंजाब के साथ था। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना इतना उस नर्स ने उनकी खिदमत की कि ज़िंदगी में एक मरतबा से उन्होंने किसी बंदे को कहा कि मैं तुम्हारी को मदद कर सकता हूँ। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस नर्स से कहा कि बेटा मैं आपकी को मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं ज़ियारत में होती हूँ, कोयटा के अंदर होती हूँ, मेरी फैमिली जो पंजाब के अंदर, मैं पंजाब से आई हुई, आप मेरा ट्रांसफ़र पंजाब में करवा दें। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं मैं मदद चाहता हूँ, ये सेक्रेटरी हेल्थ का काम है, ये गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मैंने उसको नहीं कहना, यही बात है, मैं गवर्नर जनरल नहीं कहना, मैंने नहीं कहना। तो अब ये है कि फिर बाद में क्यों नहीं हुआ, बाद में आप देख लें जो हो रहा है यहाँ पे। नहीं क्यों नहीं हुआ, मेरा देखें पिछले दिनों पिछले कायम अली शाह साहब की जो साहबजादी है डॉक्टर साहिबा, उनकी एक्सटेंशन होगी एक दिन रिटायरमेंट से पहले,
और उसके ऊपर कमाल ही हो गया वैसे, और उसके लिए पूरा कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ कि इसको एक्सटेंशन दी जाए 3 साल। कायद मोहम्मद अली जिन्ना उसी शहर के अंदर उन्होंने क्या रवायात कायम रखे हुए थे। इसी तरह ना वहाँ पे सर्दी होती थी ना ज़ियारत के अंदर, मुझे कायद के बड़े वाक़यात याद आ रहे हैं जी। तो सर्दी होती थी तो इन्होंने ना अपने लिए जुराबें मंगवा ली कायद अज़म ने, और वो आई बड़ी ज़बरदस्त किस्म के मोज़े। जब कायद अज़म को पहनाए गए उन्होंने कहा बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कितने के? उन्होंने कहा 2 रुपये के। कायद अज़म ने कहा 2 रुपये के आपने मेरे लिए पैसे? उन्होंने कहा सर ये आपके अपने अकाउंट से पैसे निकालेंगे। उससे कहा नहीं, मेरा अकाउंट भी पाकिस्तान की अमानत है, इसे फौरी तौर पर वापस किया जाए। जावेद चौधरी साहब ये बाद में क्यों नहीं, मसला आप जो बात मैं वही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाकिस्तान माजी का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से अखलाकी लिहाज से नहीं, वो जो माजी का पाकिस्तान था उसके तो फौरन बाद वो चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। मसलन उसके बाद कायज़म के वो गवर्नर जनरल, हमारे लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म, उसके बाद ऐसे लगा जैसे लाइन लगी हुई है हर प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल देखिए पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं ना वो और 11 साल में इतने प्राइम मिनिस्टर होते रहते हैं। लेकिन जो इखलाकी लिहाज से है ना, मसलन देखें ना, आप लियाकत अली खान साहब की बात कर रहे हैं, जब उनकी शहादत हुई ना लियाकत अली खान साहब की, तो उनकी जो बेगम थी पूरे पाकिस्तान में उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, कोई घर नहीं था, और वो करनाल के नवाब थे, करनाल के नवाब थे। कहा यह जाता कि राना लियाकत अली खान पाकिस्तान की खुश लिबास, जो सबसे ज्यादा खुश लिबास, सर वो नवाब खानदान तक करनाल के नवाब थे। गरारे आज भी कोट किए जाते हैं, गवर्नर सिंध करनाल के लियाकत अली के राना लियाकत अली, देखिए वो करनाल के नवाब थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 1 इंच ज़मीन नहीं ली थी, और सिर्फ उनकी फैमिली को सेटल करने के लिए कि वो घर में रह सकें, उनको एम्बेसडर बना दिया गया था इमीडिएटली, ताकि उनके पास रहने के लिए जगह तो हो कुछ। फिर उन्हें वो हॉलैंड चली, नीदरलैंड चलेगी, वहाँ पे एम्बेसडर रही वो। आज भी वैसे चलो लियाकत अली खान का आपने कह दिया, लियाकत अली खान के अलावा सर अयूब और प्राइम मिनिस्टर थे। सर अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे ना, अयूब खान से पहले, सर अयूब खान के मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अयूब खान साहब जब वो प्रेसिडेंट बने ना सर, जो प्रेसिडेंट बन गए तो प्रेसिडेंट हाउस में रहते थे। अब वहाँ पे जो बेड था, इनका कद था 6 फुट 4 इंच, और जो बेड था वो 6 फुट का था। अब 4 इंच जो थे ना, उनको बड़ा बेड चाहिए था, तो वो उसका जो हेड था ना वो ख़त्म करके ना, जो पीछे होता है, उस पर उन्होंने एक और वो लगा के ना बेंच रख के, तो उस पर वो सोते रहे अयूब खान। यानी ये इस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर एक दौर था कि जिसके अंदर इसराफ नहीं किया जाता था। बल्कि मैं गौहर अयूब की ना किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर उसने कहा जी मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बेगम के साथ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया डिनर पे, और अयूब खान ने मेरा और मेरी बेगम का जो खर्चा था उस डिनर का वो प्रॉपर अदा किया। उसका बिल आया हमारे पास और अयूब खान ने अपनी जेब से अदा किया था। तो पाकिस्तान एक ऐसा भी मुल्क था। तो ये एक मैं कहता हूँ इखलाकी लिहाज से जो माजी का पाकिस्तान था वो आज के पाकिस्तान से फार बेटर था। काश वो पाकिस्तान आ जाए। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, इखलाकी लिहाज से वही पाकिस्तान आ जाए। ब्रेक से आएंगे तो 14 अगस्त को सेलिब्रेट जो करते हैं ना, उसके ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सेलिब्रेशन पे बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सार साहब को ना पाकिस्तान के अंदर जो सेलिब्रेशन होती है 14 अगस्त की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इतराज़ है। वो कहते हैं दूतू ले के टाँ करते रहते हैं और उसके साथ साथ ये पटाखे मारते हैं और उससे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। कराची का डाटा इनके पास है, 100 के करीब लोग कहते हैं जी ज़ख्मी हो गए हैं, 2 लोग वहाँ पर मारे गए हैं सेलिब्रेशन के अंदर। ये तरीका है सेलिब्रेशन का। लेकिन साथ ही एक और चीज़ है जो मैं बात करना चाहता हूँ साहब, ये होती है सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में ना, इंडिपेंडेंस डे होता है, कौमी दिन होता है, वो बाकी दुनिया के ममालिक बेशुमार ऐसे हैं जिनको सेलिब्रेट करना आता है। व्हाट डज इट मीन, सेलिब्रेशन होती क्या है उनको पता है। हमारे यहाँ तो बहुत कम होती है। जो कम होती है, जो कम लोग आपको नुमायां तौर पे विजिबल होकर नजर आएंगे ना, तो वो ऐसे मुझे महसूस होता है, कईयों को महसूस हुआ कि यार ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये कोई छिछोरपन सा है। आपको एग्जैक्टली उसको बताना पड़ेगा कि यार ये सेलिब्रेशन होती है, ये इंडिपेंडेंस डे की होती है। या तो हमारे ज़हनों में एक बात पड़ चुकी हुई है कि हम आज़ाद ही नहीं हुए, या तो ये होगा ना। नहीं, मसला ये है कि हमें तमीज़ नहीं है और किसी ने सिखाया भी नहीं। देखे ना, सीखने वाले अब हमारे दौर में क्यों था सर? यूरोप के अंदर इस तरह है कि हर महीने कोई ना कोई इवेंट होता रहता है, लोग ट्यून हो गए हुए हैं। हम तो अगले साल के 14 अगस्त का इंतजार करेंगे जिसके ऊपर बाहर निकल के हमने छतों के ऊपर बैठना है, शोर करना है, पटाखे चलाने। वैसे भी कम ना, जैसे आपने नहीं कहा कि हर महीने कुछ ना कुछ होता है,
हमारे यहाँ साल के बाद होता है, साल के बाद लेकिन होता है। कम अज कम ये तो है ना कि कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से हमें एहसास हो कि ये कम से कोई कम दिन है डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसको हमने सेलिब्रेट करना। पिछले साल इस तरह हुआ कि एक गाड़ी के अंदर ना एक फैमिली जा रही थी, छोटा बच्चा था माँ के वो गोद में, और वहाँ पे किसी ने अंदर पटाखा फेंक दिया गाड़ी के अंदर, वो पटाखा फटा, वो बच्चा फौत हो गया उसके माँ की गोद में। ये सेलिब्रेशन थी पिछले साल। बहरहाल आपको एक तो फुटेज दिखाना चाह रहे हैं। आप एक और चीज भी रखें ना कि सेलिब्रेशन के दौरान सूफी हालत में आके ना हम गन पकड़ लेते हैं और हम उसका ऐसा इस्तेमाल शादी करते के हैं। ऊपर हवाई ये फायरिंग हो कोई रही है। भी सेलिब्रेशन जिसको हम सेलिब्रेशन कहते हैं, चाहे शादी है, चाहे बसंत है, चाहे ईद है, चाहे 14 अगस्त है, हाँ। हम तो ऐसे होते हैं, पता नहीं शब कि बारात है, शायद अगर ये फायरिंग ना हो, पटाखे की आवाज आनी चाहिए, ठीक है ना, तरा निकलना चाहिए बंदे धमाका हो, का, तरा निकले बंदे का ना। और लोगों को धमाका चीख शोर पसंद है। शोर अजीब सी बात है वैसे। वो मेरा ख्याल है क्योंकि ज़्यादा होंगे ना फंक्शंस तो फिर जाके लोगों को तमीज़ आएगी। बहरहाल आपको एक फुटेज दिखाते हैं। यहाँ पे नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, 2 दिन उन्होंने यहाँ पे क्या फरमाया। फिर वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल के साथ उनकी मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई। सर वो जो आए कमर्शियल फ़्लाइट पर आए और कमर्शियल फ़्लाइट पर गए। जब आए थे उन्होंने अपना बैग खुद उठाया हुआ था, जब वो जा रहे थे तो अपना बैग खुद लेके गए थे सर। और जब वो यहाँ पे आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऑफ शोर, क्योंकि आप पेट्रोल निकालने के, तेल निकालने के एक्सपर्ट हैं, तो कराची की जो ऑफ शोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइट्स हैं, हम चाहते हैं कि आप आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो जिस बंदे को हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इतनी सादगी के साथ आया, सादगी के साथ गया, कमर्शियल फ़्लाइट पर आया, कमर्शियल फ़्लाइट पर गया आया। और उसके मुकाबले में जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है जहाज़ पे जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब जाते हैं ईरान, जाते हैं जहाज़ पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो जहाज़ पे जाते हैं, बाकी सब भी जहाज़ पे जाते हैं। हमने इवन पैसे जब मांगने हो ना किसी से, किसी मुल्क से, उसके लिए भी हम अपना जहाज़ लेके जाते हैं। बल्कि बड़ा मशहूर वाक़या आपको मज़ेदार स्टार्ट साहब बताता हूँ। रहमान मलिक साहब थे ना, वज़ीर दाखिला थे, तो 2009 के गवर्नमेंट में वो वज़ीर दाखिला थे। वो सऊदी अरब से पैसे मांगने के लिए आए थे उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो वहाँ पे किंग अब्दुल्ला के साथ उनकी मुलाकात हुई, और जब इन्होंने बात की ना, अब्दुल्ला नाराज़ हो गया। उसने कहा कि आप हमसे इमदाद मांगे और जहाज़ लेके आए। भाई आप मुझसे कह देते मैं अपना जहाज़ भेज देता, आपके हालात ये हैं और यहाँ पे आके आप मुझसे बात कर रहे हैं। उसने इतना डांटा कि रहमान मलिक साहब वहाँ जो तो एम्बेसडर थे ना, उन्होंने मुझे खुद बताया कि ऐसा लगता था कि ज़मीन फटे और हम उसके अंदर जज़ब हो जाए। अच्छा, ये जो आपने जावेद चौधरी साहब बात की कि नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात हुई, इसमें ये बात भी हुई कि ऑफशोर ड्रिलिंग जो वो तेल नहीं निकल सकता। चलें आपके सामने एक पीर साहब समझना बैठे होंगे, वो तेल नहीं निकल सकता क्योंकि 1963 से लेकर 2019 तक 17 अटेम्प्ट्स हुई, अरबों रुपए लगा, और बाहर की कंपनियां होती थी जो ड्रिलिंग करती थी। नहीं, लेकिन वो है, तेल है, केकड़ा उसको कहते हैं ना, केकड़ा साइट। तो 1963 से लेकर 2019 तक उसकी एक वजह है, 17 अटेम्प्ट हुई हैं, सर ऑफिशियल रिकॉर्ड। उसकी वजह है कि वहाँ पे एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा है और वो प्रेशर है उसका। इसको ड्रिल करने की कंपनियां सिर्फ 3 मुल्कों के पास है, एक चाइना के पास, एक अमेरिका के पास, एक नॉर्वे के पास। जो अमेरिका की कंपनियां भी बीच में रही हैं, वो क्यों नाकाम हो जाती थी? अब जाके तुर्कश कुछ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो एक कंसोर्शियम बना रहे हैं और बना के अब ये तेल निकलने लगा है। तेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका प्रेशर इतना ज्यादा है। अब आप ये कह रहे हैं हैंडल नहीं करेंगे ना, वो नहीं होगा। पहले हम जो लास्ट अटेम्प्ट थी ना, 15 अरब रुपए का इसको इन्वेस्टमेंट को करते हैं, जब हम मिनरल्स की तरफ जाते हैं, तेल की तरफ जाते हैं, गैस की तरफ जाते हैं, ड्रिलिंग की तरफ जाते हैं, ऑफशोर ड्रिलिंग की तरफ जाते हैं, इसको संक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कि दुनिया भर की जो कंपनीज होती है, जो वो पैसा लगा रही होती है, लगाती फिर निकलता है, फिर वही निकलेगा, हो सकता है कुछ भी ना हो। लेकिन नहीं सर, ये वहां ड्रिलिंग होती है जहां तेल होता है सर। अब तो क्योंकि सैटेलाइट ड्रिलिंग हुई है, 17 ड्रिलिंग में हम नाकाम रहे हैं। सैटेलाइट से पता लग जाता है कि कहां तेल है, वहीं पर ड्रिल करते हैं। तो ये 17 अटेम्प्ट्स हुई हैं जिसमें दुनिया की बड़ी कंपनी आई हैं। अगेन वही वजह है कि वहां पे तेल का प्रेशर इतना ज्यादा है कि रिस्क नहीं ले सकते। सिर्फ वो ड्रिल कर सर नहीं पता लगा, जब तक वो वहां पे ड्रिल करते हैं उसको पता चलता है कि ये ज्यादा खौफनाक है। आपको बताया कि जो ब्रिटिश पेट्रोलियम थी ना, उसकी एक साइट थी ऑफशोर, और उसके ऊपर एक मरतबा एक ब्लास्ट हो गया था और $100 बिलियन लगा था समुद्र को साफ करने के लिए। ब्रिटिश पेट्रोलियम जो थी बैंकक्रप्ट हो गई थी, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव होती है और अगर खुदा ना खास्ता इसको अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये तो पूरा कराची बर्बाद कर देगा। अच्छा, ये बात आपकी एक और बात बता दूं, जो आखिरी अटेम्प्ट हुई थी 2019 में,
जब वो फैसल वाडा साहब ने कहा था हमारे नौकरियों में लाइन लग जाएगी नहीं, हमारे जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे ना इमरान खान साहब, इन्होंने ट्वीट करके कौम को खुशखबरी दे दी कि जनाब ये केकड़ा से तेल और गैस और ये अगले 56 साल 57 साल जज्बाती हो गया था, जल्दी हो गया ये कर दिया उन्होंने। फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि जनाब कोई तेल नहीं। अब ये तेल की बात कर रहे हैं ना आप, बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैंने वक्फा लेना है सितार साहब, ये जो पेट्रोलियम लेवी है ना उसमें पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक साइड पे तेल नहीं मिल रहा, इतने ही होते हैं या आप ले रहे थे? नहीं है इतना कसूर है। तो अब पेट्रोलियम लेवी पे हम बात करेंगे और आखिर में आपको एक पाकिस्तान की इन्वेंशन बताएंगे, बल्कि दो इन्वेंशन एक ही दिन के अंदर चाइना ने एक ईजाद की है और एक दूसरी जो ईजाद है पाकिस्तान ने की है। और आखिर के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि वो कौन सी गाड़ी थी जो रेड सिग्नल पे नहीं रुकती। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा दोस्त। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ नीचे जा रही है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। 100 बिलियन रुपीस ज़्यादा जमा हो गए हैं 2025-2026 में। हर चीज़ डाउन आ रही है और उसको कहते हैं पेट्रोलियम लेवी। पेट्रोलियम लेवी में ना स्टार साहब हमने कमाल कर दिए। 1567 अरब रुपए और 45 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जमा कर लिया। और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है ना उसके अंदर भी तकरीबन जो है 150 अरब रुपया, तो उसके अंदर भी जमा कर लिया हमने 50 अरब रुपया, 50 अरब 16 करोड़ रुपया हमने उसके अंदर भी जमा कर लिया। और ये जो 100 अरब रुपया 100 अरब रुपया ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान ने जमा कर लिया। अब आप कहते हैं टैक्स नहीं देते लोग। यार मैं कहता हूँ मेरी बातों पे आप चले जाते हैं, किसी और की बातों पे कभी इतना ज्यादा देखो मेरी बातों पे चले जाते हैं। अब इसमें देखें ये जो फिगर पड़ी हुई है ना, ये 2022-2023 में ना 580 अरब रुपए जमा हुए थे। 2023-24 में वो बढ़ के 500 अरब मजीद बढ़ के 1019 अरब हो गए। फिर 2024-25 में फिर वो 1220 अरब रुपए वो बढ़ के फिर अल्टीमेटली अब जो 2025-26 है इसमें 1567 अरब रुपए। तो 580 अरब से जो बात शुरू हुई थी 2022-23 में वो 1567 अरब तक पहुंच गई। यानी एवरी ईयर देयर इज अ जंप, यानी कि निचोड़ते रहे अवाम को, निचोड़ते रहे। एक पेट्रोल महंगा हो गया, ऊपर लेवी भी कर रहे थे, ऐसे ही निचोड़ते हैं, निचोड़ नींबू की तरह ऐसा करके ना निचोड़ के रख दो। आपका भी दिल कर रहा है किसी को निचोड़ूं मैं। देखो ना हद है यार। वैसे एक पेट्रोल जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर महंगा हो रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट लेवी बढ़ाती चली जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग फिर ऑयल तेल इस्तेमाल करना, पेट्रोल इस्तेमाल करना, डीजल इस्तेमाल करना बंद करना। गवर्नमेंट को नहीं पता कि इस तरह से उसकी जो मकबूलियत जो बहुत कम हो गई है। मेरा अपना अंदाजा है कि गवर्नमेंट की मकबूलियत जो है ना वो स्टेक पर होती है, तो फिर लेकिन ये जुल्म है यार। वैसे ये पेट्रोल लेवी वाले जुल्म, बेइंतहा जुल्म है। अब देखिए पेट्रोल पंप्स वालों ने यहाँ पे हड़ताल की हुई है उनके, और वो कह रहे हैं जी कि हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। 8 रुपये 64 पैसे उनका मार्जिन था, गवर्नमेंट ने फैसला किया है 1 रुपये 34 पैसे बढ़ा के 10 रुपये कर दो। वो कहते हैं 25 रुपये लेने पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी को कोई जिंदगी नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो से मारना शुरू कर दिया आम आदमी को। पेट्रोल बेचने वालों ने मारना शुरू कर दिया और बाहर से पेट्रोल आ नहीं रहा, तो तबाही है। वैसे इसके बारे में मेरा मेरी बात सुनो, अगर हमें पता है कि गवर्नमेंट को इससे नुकसान होता है तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि उसे इससे नुकसान नहीं। मेरा ख्याल है बेहिसी है। लेकिन बहरहाल आपको एक इजाद जो पाकिस्तान की है ना वो मैं दिखाना चाहता हूँ। एक चाइना ने इजाद की है। चाइना ने कमाल ये किया कि उसने गाड़ी बनाई है जो मैग्नेट से खिंचती है ट्रेन। 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर, 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चले। ये 5 सेकंड में वो 800 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। किलोमीटर की स्पीड से टलेगी 5 सेकंड में। और इसका मतलब ये हुआ कि कमाल ही है ना जी, एक पूरा रेवोल्यूशन है। उसके बाद ना मोहसिन नकवी साहब ने इंकशाफ किया है कि जनाब आप ऑनलाइन नजराने दे सकते, ऑनलाइन आप देखे दे सकते, ऑनलाइन आप चादर चढ़ा सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब के ख्यालात सुने जरा। एक चीज़ और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है।
अब देखें कि ट्रेन जो है वो उन्होंने क्या एक ज़बरदस्त ट्रेन बनाई है, 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर जो है वो तय करती है। एक रेवोल्यूशन है और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और एन वक्त पे क्या टेक्नोलॉजी हमने बनाई है कि ऑनलाइन चादर चढ़ा लें, ऑनलाइन आप नजराना दे लें। बल्कि मैं ना एक मरतबा कराची गया तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा दारुल उलूम है, वहाँ गया तो उन्होंने ना एक जो तावीज़ का सेंटर बनाया हुआ, तावीज़ सेंटर है, उसके अंदर ना वो जैसे कबूतरों के खाने नहीं होते, इस टाइप के खाने बने हुए थे और उसमें हर किस्म का तावीज़ उन्होंने पहले से ही फोटोस्टेट करवा के रखा हुआ था कि इश्क में नाकाम हो जाए तो यहाँ से एक तवीज़ उठाएं और बंदे को भेज दें ऑनलाइन। उसने कहा जी बाई डाक आपको मिल जाता है। अच्छा, ये और इश्क पैसे में नाकाम होना ना हम किसी और से भी पूछ सकते हैं, ये अमूमी तौर पे ये इश्क में नाकाम होने वाले ज्यादा रजू करते हैं तावीज़ डाकों की तरफ। सबसे बड़ा इशू यही है। उसके बाद गुर्दे में पथरी हो जाए उसका तावीज़ है, और हासद जो है ना उससे नज़र से बचने के लिए तावीज़। अच्छा, वो सारे के सारे उन्होंने लगाए हुए थे दत्थे के दत्थे। तो कीमतों में कोई फर्क था कि भाई कोई नजराने में कोई फर्क था? वो मेरा 3,500 रुपए चार्ज करते थे, 3,500 रुपए ऑनलाइन पेमेंट, मतलब मुझे चाय नहीं मिलती निकाल के वो पैक करके भेज देते थे। मुझे चाय नहीं मिलती शो में तो क्या उसका भी तो तवीज़ आता होगा और मुझे भी 3,500 का वो करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने भी बड़ी तरक्की की है जी। वैसे सलाम है जी मोहसिन नकवी साहब, जो ना आपने चादर चढ़ाने का ऑनलाइन तरीका दरियाफ्त किया ना, वैसे कमाल है। टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी। बहरहाल हमने वादा किया हुआ था नाज़रीन से कि हम आखिर में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तक एक गाड़ी होती थी जो रेड सिग्नल से गुजर सकती थी, इसके अलावा किसी बंदे की कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, और वो गाड़ी होती थी एम्बुलेंस। आज एम्बुलेंस जो है उसको भी गुजरने की इजाज़त नहीं होती। जब कोई पाकिस्तान का ताकतवर आदमी गुजर रहा होता है तो सारे सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं और मरीज़ जो होते हैं एम्बुलेंस के अंदर मर जाते हैं। जबकि 1971 तक इस मुल्क के अंदर एम्बुलेंस को ये प्रिविलेज हासिल थी कि उसके लिए सड़कें सारी बंद कर दी जाती थी और कोई शख्स जो होता ना वो सिग्नल के ऊपर रोक के इस तरह हरकत नहीं करता था कि एम्बुलेंस का रास्ता रुक जाए। सिर्फ एम्बुलेंस के पास एक टाइम होता था कि उसने इमीडिएटली मरीज को अस्पताल पहुंचाना। एक बड़ा बंदा था, बड़े बंदे के साथ एक हमारा दोस्त बैठा हुआ था, उसने ये हरकत देखी, उसने कहा यार मुझे उतार दो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम जो कर रहे हो। उन्होंने कहा उतर जाओ। उसने वाकई उतार दिया। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी ऐसे ही चलेगी, कोई मैं किसी चीज़ का ख्याल नहीं करूंगा, तुमने बैठना तो बैठो वरना उतर जाओ। कौन सी गाड़ी पे? कोई बड़ा बंदा था ना। बड़ा बंदा कहाँ था? अब मेरे साथ बैठा होता, मैं उसका नाम ले लेता, मेरा दोस्त है जर्नलिस्ट है, उसके साथ बैठा हुआ था। अब या तो मैं उससे पूछ के आऊँ कि भाई मैं कोड कर सकता हूँ, तेरा नाम भी कोड कर सकता हूँ, तो उसका भी वो जो बड़ा, उसने वाकई उसको उतार दिया। उसने जर्नलिस्ट को उतार दिया? हाँ, उसने एतराज किया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, कि ट्रैफिक ब्लॉक की हुई आप? ये वो उन्हें क्या कि मुझे उतार दो। उन्हें कहा उतार दो। बाद में उसने कहा सॉरी यार सॉरी। उन्हें क्या मेरी जान को खतरा, मेरी। उन्हें कहा तेरी जान को कैसे खतरा? अच्छा, एक अजीब बात है, वैसे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि बंदा जब मिनिस्टर बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त उसकी जान बड़ी खतरनाक है। ये बड़ा। अच्छा, उसके बाद वो हर जगह पे खजल ख्वार और होता है, ना उसकी कोई जान को खतरा होता है ना उसका कोई मसला होता है। मिनिस्टर बनते ही जान को क्या हो जाता है? मुझे आज मिनिस्टर बनते हुए जान को खतरा नहीं होता। मिनिस्टर ना रहे तो जान को खतरा होता है घर वालों से, बीवी से, कि तू मिनिस्टर नहीं लग सका, कारना बड़ी। अब आखिर में कायद मोहम्मद अली जिन्ना का एक बड़ा मशहूर फिक्रा है, उन्होंने कहा था काम काम काम। ये दोनों किस्म के काम है। एक काम जो होता है अंग्रेजी वाला कि भाई बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर। दूसरा होता है काम काम कर काम कर काम कर 3 बार। दोनों मसले हैं पाकिस्तान के, जज्बाती बहुत ज़्यादा है। 14 अगस्त में भी पटाखे चला चला के लोगों को मार देंगे, उसके लिए भी कायदों ने कहा काम, अंग्रेजी वाला काम। काम नहीं, वो हमने बना दिया ना काम अंग्रेजी वाला, कायदर ने उर्दू वाला काम कहा था। उन्होंने कहा था कि वर्क 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 वर्क, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, बर्दाश्त करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना शो नहीं बढ़ सकोगे। अल्लाह हाफिज़ जनाब, कल मुलाकात होगी दोबारा।